हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगामी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा एफआरओ एसीएफ आरओ प्री परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे यूकेपीएससी द्वारा लोअर पीसीएस प्री की परीक्षा जो 12 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। पेपर टोटल 150 अंकों का ही रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसके सामान्य अध्ययन वाले पेपर का सोल्यूशन हम कंप्लीट देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में प्राप्त हो जाएंगी। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इससे पहले हमने एफआरओ का पेपर, आरओ लेखा का जो परीक्षा हुई थी 2025 में, उसका सोल्यूशन ऑलरेडी इस चैनल में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार की सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी आपकी परीक्षा तक, जो कि सबसे पहला पेपर है हमारा लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा मई में। उसके बाद एफआरओ की परीक्षा है, एसीएफ की परीक्षा है, लॉगिंग अधिकारी की परीक्षा है। तो पीवाईक्यू सीरीज का कितना बड़ा रोल है आप सभी जानते ही हैं। आज का पेपर जो हम देखने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे सामान्य अध्ययन का। उसमें भी ये मान के चलिए 30 से 40 सवाल डायरेक्टली यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हैं और अधिकतर सवाल इसमें जीएस वाला जो भी देखेंगे आप पीवाईक्यू के ही हैं। तो पीवाईक्यू सीरीज का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे यूकेपीएससी में। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो देख लेते हैं आज का पेपर। सबसे पहले इसका एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो यूकेपीएससी की जो प्री परीक्षाएं होती है उसमें आप जानते ही हैं, रीजनिंग तो 50 अंकों की रहती है। तो इसमें अगर प्योर रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये मान के चलिए 44 सवाल पूरे कंप्लीट रीजनिंग के ही थे। 5 से 6 सवाल बेसिक मैथ्स के थे, वो बिल्कुल हल्की फुल्की कैलकुलेशन आपको आती है तो आप पूरा पेपर कर सकते हैं। और इस बार आप जानते हैं 2021 में जो लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा थी और जो अभी है उसका प्री का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। प्री का तो आयोग का कंप्लीट सेम ही रहता है, भले आरओ की बात करें या आप लोअर पीसीएस की बात करें। एफआरओ एसीएफ इत्यादि में थोड़ा सिलेबस में हल्का फुल्का चेंज रहता है। 95% तो सभी एग्ज़ाम जो प्री करवाता है यूकेपीएससी उनके सिलेबस सेम ही रहते हैं। अब इस पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की तरफ हम जाएं तो आप जानते हैं यूकेपीएससी द्वारा एक नई नियमावली बनाई गई है कि उनकी जो प्री परीक्षा होगी 150 अंकों की, उसमें 1/3 वो पूछेंगे उत्तराखंड। तो 150 का 1/3 होता है 50, तो 50 अंकों की उत्तराखंड, 50 अंकों की रीजनिंग, उसके बाद 9 अंकों का साइंस, 1 अंक की कंप्यूटर देखने को मिली थी। उसके बाद इतिहास की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से यूकेपीएससी ने इतिहास में आधुनिक भारत पर ज़्यादा जोर दिया है। 8 अंकों का इतिहास पूछा गया। करंट अफेयर की बात अगर मैं करता हूं, 10 से 12 सवाल आपको करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के मिले थे। और उत्तराखंड के भी 10 सवाल आपको देखने को मिले थे, जो उत्तराखंड वाला पोर्शन था उसमें। पॉलिटी के 10 सवाल, जियोग्राफी के 9 सवाल और इकोनॉमिक्स के 4 सवाल देखने को इस परीक्षा में मिले थे। तो करंट अफेयर और पीवाईक्यू सीरीज की अगर मैं टोटल इसमें बात करूँ तो पीवाईक्यू के लगभग 40 के आसपास इसमें सवाल थे और करंट अफेयर्स के इसमें टोटल सवाल थे 20 सवाल, 20 से 25 सवाल के बीच में थे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स शामिल था। तो करंट अफेयर की फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चलती है। स्टडी विद जीवन हमारे चैनल का नाम आप जानते हैं। इन क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ अगर कहें या पीवाईक्यू सीरीज की अगर पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, पीडीएफ पेड ही रहेंगी, मैं पहले बता देता हूँ, वीडियो फ्री चलेंगी। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। आज हम देख रहे हैं यूकेपीएससी लोअर पीसीएस प्री परीक्षा 2021, परीक्षा तिथि 12 दिसंबर 2021। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। तो पहला सवाल देख लेते हैं। यही सवाल आयोग ने नवंबर 2021 में आयोजित हुए एफआरओ परीक्षा में भी पूछा था। स्टार्टिंग के 2 सवाल तो वहीं से कॉमन रिपीट कर दिया आयोग ने। तो पहला सवाल है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो इसका सही जवाब है कालसी। अगला सवाल, कुमाऊं राज्य में चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद। अगला सवाल, गूढ़ भूमि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मंदिरों को दान की गई या मंदिरों को प्रदत्त भूमि। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? एटकिंसन है। जो भी सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें नोट डाउन जरूर करें ताकि अगली परीक्षा से पहले आप इनके रिवीजन कर सकें। अगला सवाल है, उत्तराखंड शासन की
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब है पर्यटन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद, ये हमें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, काफ़ी पुराना सवाल है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कौसानी। कौसानी पिथौरागढ़ में स्थित न होकर बागेश्वर में। अगला सवाल, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 19वें स्थान पर। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो सही जवाब है 963। अगला सवाल, नीचे दिए गए नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो इसका सही जवाब है अशोकचल। अगला सवाल, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद शासक बालो कल्याण चंद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो इसका सही जवाब है दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने। सुलेमान शिकोह दारा शिकोह और औरंगजेब में काफ़ी लंबा युद्ध छिड़ा था, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तराखंड से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे आपको। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई? तो इसका सही जवाब है 17 नवंबर 1960। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो इसका सही जवाब है 27 मार्च 2016। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू करी? तो इसका सही जवाब है ट्रेल। अगला सवाल, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो सही जवाब है 13। एसटी के लिए अगर पूछेंगे तो 2, नानकमत्ता और चक्राता। अगला सवाल देख लेते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल। अगला सवाल, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राज्यपाल। वर्तमान 2025 की अगर हम बात करता हूँ तो छठे वित्त आयोग की स्थापना उत्तराखंड में करी जा चुकी है। करंट अफेयर में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगला सवाल है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? सही जवाब है 2018-19 से। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? सही जवाब है हल्द्वानी। अगला सवाल, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब है 1897। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? सही जवाब है 31 मार्च 1976। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है? तो सही जवाब है 18.76%। अगला सवाल, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है चमोली से। अगला सवाल, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक है हरिद्वार और न्यूनतम है रुद्रप्रयाग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ही कंटिन्यू आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं अभी। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नेसाइट। अगला सवाल है, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? सही जवाब है सेलाकुई देहरादून। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह नगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे सर्वाधिक अधिकतम क्षेत्रफल वाला ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है उत्तरकाशी। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला ऑप्शन के हिसाब से आप जानते हैं चंपावत। 3 और 4 से स्टार्ट होने वाले 2 ही ऑप्शन हमें प्राप्त होते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन हमें मिला है ऑप्शन सी, तो यही सही जवाब हो गया। अधिकतम जनसंख्या अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी हरिद्वार, और अधिकतम साक्षरता वाला देहरादून। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो सकता है। बहुत आसान सवाल था।
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रही? इनमें से कोई नहीं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के हैं। अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार द्वारा अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? सही जवाब है 15 अगस्त 2014। अगला सवाल देखते हैं। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई? सही जवाब है 1972। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है? अब वर्तमान तो ये परिप्रेक्ष्य चेंज हो चुका है, तो इस सवाल को हम नहीं करेंगे, उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से था। उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े 2024 में जारी हुए थे, जिसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अब देखेंगे कुछ साइंस के सवाल। साइंस के भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से किस कारण से आसमान नीला दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन से। अगला सवाल है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? डॉली इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है जावा, क्योंकि जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई। अगला सवाल साइंस का, डायोड का उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोत्तम सूचक है? तो इज द राइट आंसर शैवाल यानी लाइकेंस। अगला सवाल, एग्जैक्ट आंसर तो हमें इसका प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, आप लोग ढूंढ सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में 41वें सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनी अवशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षियों द्वारा भी और छिपकली द्वारा भी? अब मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगर आयोग डी नहीं देगा तो बी जरूर देगा। आपने देख लेना है, बता देना है आपने जो भी आंसर होगा। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रारंभ किया था उन्होंने। अगला सवाल है, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? तो उसका सही जवाब है महात्मा गांधी द्वारा। साइंस के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होंगे? इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया, जिसको पता है 44वें सवाल का आंसर बता सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिरोमोन्स उदाहरण है, किसके उदाहरण है? बाह्य हार्मोन्स के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने देना है। 46वां सवाल साइंस का सवाल है। अब कुछ करंट अफेयर के सवाल हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको बता दे रहा हूँ, अन्य मैं नहीं कराने वाला हूँ। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? सही जवाब है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला सवाल, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अनामिका करना चाहे तो आप याद कर सकते हैं। जैसे 2021 में पूछा गया था दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये ऑप्शन हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये सवाल वर्तमान में चेंज हो चुका है, मतलब इसका आंसर चेंज हो चुका है। अगला सवाल 2020-21 में फिक्की के अध्यक्ष से पूछे गए हैं, तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख लें। अगला सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो सही जवाब है सुमित अंतिल। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे या टोक्यो पैरालंपिक थे, कोरोना की वजह से उनका आयोजन किया गया था 2021 में, तो उसी क्रम में भारत के एक पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता था, इसी वजह से मैंने सवाल कराया है। बाकी करंट अफेयर के सवालों की इतनी आवश्यकता है नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सीधे 55वें सवाल की तरफ। भारत में विद्युत तार का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। अगला सवाल, एओ ह्यूम की वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? विलियम बेडर बने हैं कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र यूरोपीय है, ये भी आपने याद रखना है। अगला सवाल है, तिनकठिया अनुबंध का संबंध किस आंदोलन से है? सही जवाब है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पॉलिटी के सवाल देखने को मिल रहे हैं। न्यायालय निम्न में से किस रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो इसका सही जवाब है अधिकार पिछा लेख, आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत रेट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सही जवाब है सेबी।
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 का, और सेबी एक्ट है 1992 का, याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? सही जवाब है आर्टिकल 243 ZD। पॉलिटी के नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है EWS आरक्षण से, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से रिलेटेड। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। पिछले पेपर में आपने देखा था पंचायती राज के बारे में पूछा गया था, जो 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड था। तो आयोग सवालों को ना टॉपिक के अनुसार दे रहा है पेपरों में, आपने ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा अपना वार्षिक प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। अगला सवाल देखते हैं। GST परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। 2025 का जो वर्तमान का बजट है उन्होंने ही पेश किया है। अगला सवाल करंट अफेयर का था, हम करेंगे नहीं। 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद। 68वां सवाल करंट का है तो आवश्यकता है नहीं। 69वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? मौद्रिक नीति, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007-08 में। अगला सवाल है, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? सही जवाब है 21.92%। अब भूगोल के सवाल हम देखेंगे। निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? सही जवाब है एंथ्रासाइट। अगला सवाल, निम्न में से कपास की फसल हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है? बिल्कुल सही जवाब है काली मिट्टी। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर? सही जवाब है 74.04%। अगला सवाल है, मुख्य केंद्रीय क्षेप किसे पृथक करता है? तो सही जवाब है बृहद हिमालय और लघु हिमालय को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो सही जवाब है भारत का निर्वाचन आयोग। अगला सवाल, सरकारी आयोग का कार्य था, मुख्य कार्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण करना। अगला सवाल करंट अफेयर का था तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दो जोड़े इसमें सही नहीं है, कुमाऊं हिमालय वाले और नेपाल हिमालय वाले। दोनों की नदियां गलत गलत दी हैं, सही नहीं हमसे पूछा गया था। अगला सवाल है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले जोजिला, उसके बाद शिवकीला, उसके बाद है मुलिंगला, उसके बाद जिलेपला और लास्ट में आता है बोमडिला। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्व में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब है अनामुडी। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी। पिछले पेपर में आपको याद होगा FRO का जो पेपर हमने सॉल्व करा था उसमें पूछा गया था। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि कामेर थी। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है उत्तरकाशी। सभी 13 जिलों में कहेंगे तो उत्तरकाशी दूसरे नंबर पे आता है। अगला सवाल है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? सही जवाब है पिंडर, कर्णप्रयाग यहाँ पर बनता है। अगला सवाल है, हिमालय फ्रंटियर ट्रस्ट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे कम वाला देखेंगे, सबसे कम है रुद्रप्रयाग, उसके बाद आता है चंपावत, उसके बाद आता है बागेश्वर और उसके बाद आता है उत्तरकाशी। अगला सवाल है, 2001 से 11 के बीच उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। अगला सवाल है, सही जवाब इसका देना है आपने। 87वें क्वेश्चन का सही जवाब आपने देना है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला? सही जवाब है देहरादून। अगला सवाल है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सही जवाब है बेतवा नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? इसका सही जवाब है नर्मदा। 91वां सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 943। अगर आसपास वाला ऑप्शन देखेंगे तो 40। वैसे सवाल डिलीट हो जाना चाहिए।
उस साल बहुत सारे सवाल डिलीट भी किए थे आयोग ने। अगला सवाल है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो सही जवाब है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक लोकगाथा नहीं है? सही जवाब है हारुल। हारुल एक नृत्य है। अगला सवाल, निम्न में से किस जनपद में इल्जाता लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? सही जवाब है पिथौरागढ़। अब कुछ अंतिम सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? नेटवार उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, 96वें सवाल का मुझे आंसर प्राप्त नहीं हुआ, आप लोग बता सकते हैं। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? सभी तो प्रागैतिहासिक ही हैं, आप देखते हैं। अगला सवाल है, तालिश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता मिलता है? सही जवाब है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले है भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। ऑप्शन 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, तो 20 का सही है। फूलों की घाटी हम जानते हैं चमोली। उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आप जानते हैं हरिद्वार। उसका पिंडारी हम जानते हैं बागेश्वर। तो इजी सवाल था। अगला सवाल, 99 सवाल का आंसर ही मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। 4-5 सवाल आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए हमने तैयार किए हैं, ज़रूर बताना है आपने। निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति के स्थान पर आधारित नहीं है? शायद जोशी हो सकता है यहाँ पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बैगा। तो इसी के साथ यूकेपीएससी PYQ सीरीज के तहत यूकेपीएससी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा 2021 जो दिसंबर 12 तारीख को आयोजित की गई थी 2021 में, उसका कंप्लीट सामान्य अध्ययन के पेपर का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। ये पूरा पेपर आपको सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगा। रीजनिंग के सवाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं। पिता पुत्र वाले सवाल भी हैं, श्रेणी के सवाल भी हैं, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी हैं, सीरीज वाले सवाल भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और क्रम व्यवस्था वाले सवाल भी हैं, और रेलगाड़ी के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं आपको। श्रृंखला वाले सवाल भी हैं, और कैलेंडर के सवाल भी आप देख सकते हैं। दिशा वाले सवाल, ये डायग्राम वाले सवाल आप देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक बार फिर से आ गया। दिशा वाला सवाल, समय वाला सवाल आप देख सकते हैं, एक बार फिर से कैलेंडर वाले सवाल आ गए हैं। और फिर ये कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद लुप्त संख्या है, और अनुपात समानुपात वाले सवाल हैं, विषम संख्या पूछना है, और ये डायग्राम वाले सवाल आप देख सकते हैं। मतलब बेसिकली बहुत ही इजी पेपर ये था रीजनिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कह देता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यूकेपीएससी प्री परीक्षा जैसे लोअर पीसीएस, आरओ, एसीएफ है, एफआरओ है, उनमें रीजनिंग के 50 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के फ्री वीडियोस के लिंक, कंप्लीट रीजनिंग फ्री वीडियोस का लिंक अगर आप चाहते हैं, जैसे आगामी यूकेपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें 50 अंकों की रीजनिंग होगी, और यूके ट्रिपल एससी की आगामी 100 नंबर की जो भी भर्ती परीक्षाएं होती है कॉमन सिलेबस वाली, उसमें भी 10 अंकों की रीजनिंग पूछी जाती है। तो कंप्लीट रीजनिंग आपकी उस बैच से समाप्त हो जाएगी। तो फ्री यूट्यूब बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करें। कंप्लीट बैच आपको मैं शेयर कर दूंगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप पूरा वीडियो कभी भी देखें, कभी भी समाप्त करें, ये आप पर डिपेंड है। तो पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए, रीजनिंग के लिंक प्राप्त करने के लिए, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल मैसेज करें 7895127508। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।